आज का हमारा जो टॉपिक है कुंडली के 11वें भाव का है। एकादश भाव भी इसको बोलते हैं। इस स्थान से लाभ की स्थिति, आमदनी कैसी होगी, किस तरह से होगी, किस सोर्स से होगी, एक तरह से इच्छा पूर्ति का घर इसी भाव को माना गया है। और काल पुरुष की यहाँ पे कुंभ राशि आती है। इसका स्वामी जो है शनि है और इस घर का जो लाल किताब के अनुसार प्रिजाइडिंग लॉर्ड वो है गुरु। यह घर जातक को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। इसका कारण क्या है कि गुरु जो है, जिसको बृहस्पति बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण जो है ये अपने बड़प्पन को कायम रखता है। इसलिए कितना आदमी के अंदर बड़प्पन है उसका अंदाज़ा भी इसी गुरु की स्थिति से लगाया जा सकता है कि उसकी कुंडली में गुरु कैसा है, उसका 11वां भाव कैसा है। गुरु उच्च का है, गुरु नीच का है, 11वें भाव में कुछ ऐसे अनवांटेड प्लैनेट्स तो नहीं पड़े जिससे कि नुकसान हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट करते हैं तो 11वें घर से आदमी की ऊंचाइयों का या नीचाइयों का पता लगता है। कितना ऊंचा जा सकता है, कितना गिर सकता है, ये भी इसी घर से पता लगेगा। बड़प्पन स्वभाव में बोल रहे हो आप? हाँ, क्योंकि नहीं गिरना भी इसलिए ना, 11वां घर आय का घर है। हाँ अब मान लो आपके पास नंबर 2 का पैसा आया, हाँ आप पॉलिटिशियन हो, आपका 10वें घर में राहु है, तो बट नेचुरल पैसा तो नंबर 2 का आएगा। ठीक है जी। 1 नंबर में तो पैसा आ नहीं सकता। तो पैसा आने के बाद कितना गिर सकता है, ठीक है जी। ये भी इसी घर से पता लगेगा। उसकी नेचर क्या है, जिसको अय्याश की कुंडलियाँ बोलते हैं ना, उसका एक्सपेंडिचर कैसा है? हाँ, वो 12वें घर से पता लगेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो पैसा जो है जैसे 11वें घर से आ रहा है, किन साधनों से आ रहा है, नंबर 2 में आ रहा है, अकाउंटेड मनी आ रही है, अनअकाउंटेड मनी आ रही है, और उस मनी को कमाने के लिए वो कितना गिर सकता है। ठीक है जी। 12वां घर तो खर्चे का है। हाँ जी, अब समझ गया। हाँ, वो वाली बात। इसीलिए 11वें घर को हम फ्रेंड सर्कल का घर भी मानते हैं कि आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, आपको कैसी गाइडलाइन वो देंगे, प्लस आपके पार्टनर्स कैसे होंगे। बड़ा भाई। हाँ, तो बड़ा भाई बहन जैसे? बड़ा भाई भी इसी से आता है, बड़ी बहन भी इसी से होती है। अच्छा जी। बड़े भाई की क्या पोजीशन है, या फिर आपकी बहू, पहली बहू, मान लो 2 बेटे हैं तो पहली बहू कैसी होगी, वो भी इसी से पता लगेगा। पहली बहू किस हिसाब से मानना जी उन्होंने? पंचम संतान, अच्छा, उसकी पत्नी सामने, ठीक है जी, बिल्कुल। तो भावात भावों का सिद्धांत लगाएंगे। तो ये लाल किताब ने 11वें घर के अंदर सभी ग्रहों को अच्छा माना है। और इस घर की खासियत है कि इस घर में कोई ग्रह नीच नहीं होता। इस पे कोई नीच नहीं हाँ, होता। बल्कि अपने शत्रु के फल को खराब कर देता है। जैसे एकादश में केतु के होने से चंद्रमा का फल खराब हो जाता है, मतलब अपने शत्रु के फल को खराब करता है। अच्छा, जो ग्रह यहाँ बैठा है वो अपने शत्रु का उस फल ग्रह को खराब करेगा। वैसे जैसे शनि बैठ गया वो उसका तो सूर्य को खराब करेगा। हाँ, सूर्य को खराब, उसका शत्रु है। इसी तरह केतु बैठ गया तो चंद्र को खराब करेगा। ठीक है जी। अगर शनि है तो आई है, सूर्य की फल को खराब करेगा। बुध है तो और शुक्र राहु बैठ जाते हैं तो गुरु का रण का ग्रह बन जाता है। सूर्य या चंद्रमा बैठ जाते हैं तो शनि रण का ग्रह बन जाता है। इसलिए शनि का ऋण उतारना जरूरी है। अगर गुरु का ऋण नहीं उतारा तो संतान, पत्नी, विद्या और ऊंचाई में रुकावटें आएंगी। और शनि का ऋण अगर आपने नहीं उतारा तो पैर और मशीनरी के काम में परेशानी आएगी, क्योंकि शनि इन चीज़ों का कारक है। गुरु और शनि से ये घर प्रभावित होता है। इसलिए गुरु और शनि के ऋण को उतारने के लिए यहाँ पे उपाय करने चाहिए। अब भाग्य उसका किस दिशा में होगा ये भी इसी घर से ही पता लगता है। जैसे किसी कुंडली में बताते हैं कि मकर राशि आती है, उसका स्वामी शनि है, तो जिसकी दिशा पश्चिम की तरफ संकेत करती है मकर राशि की, तो व्यक्ति का पश्चिम दिशा में भाग्य खुलेगा। इसी घर को आमदनी का घर माना गया। आमदनी घर में आते रहे, लेकिन जातक को सूर्योदय से पहले सोकर उठना चाहिए। सूर्योदय के समय जो किरणें जातक के घर पर पड़ती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सुबह की जो किरणें, पहली किरणें, इसीलिए सूर्य मजबूत होता है। देन आमदनी को गुरु माना गया, इसलिए गुरु जितना अच्छा रहेगा उतनी आमदनी बनी रहेगी। अब मेन बात आ रही है कि नशे की जितनी चीज़ें उनका संबंध राहु से होता है। ये मैंने कल भी आपको बताया कि एक कुंडली में 11वें घर में राहु है, गुरु के साथ है, कल बताया था। वही बात अब ये कर रहा है कि राहु से संबंध हो तो जहाँ तक बीड़ी, सिगरेट, नशीली दवाई, अफीम, शराब, ये सब राहु का प्रभाव बताते हैं। इस कारण जातक की तंदुरुस्ती और आमदनी दोनों ही खराब हो जाती है।
तो निष्कर्ष ये निकला कि 11वें घर में अगर राहु आ गया तो आपको ड्रग्स का शौक लग जाएगा। आप मतलब सोसाइटी में जितने गंदे काम है वो आप करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। ठीक है। कोई तो पैसा हो तो मंदिर बनवाता है, ट्रस्ट बनवाता है, स्कूल बनवाता है। कोई पैसा हो तो मारिजुआना खरीदता है, शीश खरीदता है। बस ये फ़र्क है। अब राहु अगर बैठ जाए तो वो बुरे गलत काम करवाएगा। उसका फ्रेंड सर्कल वो खराब हो जाएगा ना जी। वैसे मिलेंगे उसको, लोग भी ऐसे मिलेंगे। अब ये दुनिया भर के हैं, संगरिया जाते हैं, रास्ते में लोग पोस्ट पीते होते हैं ना। अच्छा। ये सब राहु से प्रभावित हैं। ठीक है। पैसा नहीं है तो भी पी रहे हैं, मांग के पी रहे हैं। अगर कुंडली में अष्टम में बैठे ग्रह का शत्रु 11वें घर में आ जाता है तो उसकी चीज़ें खरीद कर ना लाएं। अब ये पॉइंट देखो आप, 8वें में बैठे ग्रह, हाँ जी, उसका शत्रु अगर उसका शत्रु अगर एकादश में आ गया तो किस ग्रह की वस्तुएं ना लाएं? तब उसकी चीज़ें खरीद कर ना लाएं, उसकी मतलब बल्कि खरीद कर दान कर दें। एकादश वाले की या अष्टम वाले? नहीं, अष्टम वाले की, अष्टम वाले की। ठीक है जी। तभी लाभ होगा। एकादश घर मित्रों का और प्रथम बच्चे का घर भी होता है। प्रथम बच्चे का घर, ये पॉइंट इसने क्यों दिया इसको भी अपने गौर करेंगे। हालांकि पंचम के सामने इसलिए कह दिया होगा इसने। उस घर में शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छा फल प्राप्त होता है, और शत्रु ग्रह बैठे हों तो शुभ फल प्राप्त नहीं होता। चंद्र शनि को इस घर में बैठने से लाल किताब में लिखा है कि जब तक कोई काम शुरू करने से पहले दुकान में पानी से भरा हुआ कुंभ यानी कि मटका कायम कर दे तो उसका काम बढ़िया चलता है। अब बात करते हैं सूर्य की। इस घर में शनि से वो प्रभावित होता है, इसलिए शनि का ऋण उतारे हैं तो शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। साथ में हिदायत दी है, लाल किताब ने फरमान जारी किया है कि आप झूठ ना बोलो, क्योंकि सूर्य आत्मा का रूप है और झूठ बोलने से शनि की आमदनी में रुकावट पैदा होती है, यानी आपकी आत्मा मर जाती है। देन चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा इस घर में शनि से प्रभावित होता है, इसलिए शनि ऋण का ग्रह बन गया और शनि का ऋण उतारने से ही शुभ फल मिलेगा। अब शनि के इसके लिए उपाय क्या करेंगे? इसमें 400 ग्राम खोया ले लो और 121 गोली बनाकर उसकी एक एक गोली चलते पानी में डाल दो। ये गोलियां चंद्र की होगी, खोए की, तो आपकी आमदनी ठीक हो जाएगी। मंगल इस घर में शुभ फल देता है यदि वह शत्रु राशि का ना हो तो। अगर बुध इस घर में आ जाए तो शनि से प्रभावित होगा। बुध शनि दोस्त हैं, इसलिए गुरु के लेकिन शत्रु हैं, और कारक भी इस घर का गुरु है। तो बुध के बैठने से गुरु का ऋण उतारा जाए। बुध का धागा, तावीज़, इलायची माना गया, जबकि गुरु को पूजा पाठ माना गया। इस घर में बुध वाला जब तक अपने घर में धागा या तावीज़ ना रखे, क्योंकि बुध कायम हो गया ना उससे। ठीक है। धागा या तावीज़ ना रखे और एक तांबे का पैसा कपड़े में बांधकर अपनी बाह में धारण करे। तांबे का पैसा यहाँ पे बुध हो गया और बाह में धारण कर ले वो। देन बात करते हैं गुरु की। गुरु को इस घर में अच्छा माना गया। गुरु की दृष्टि 5वीं, 3री और 7वीं पर पड़ेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहाँ पर ये बैठता है वहाँ पे शुभता प्रदान करता है। 3रा स्थान पड़ोसियों का भी होता है और छोटे भाई बहन का भी होता है, जबकि 5वां स्थान संतान का होता है और 7वां स्थान पत्नी का होता है। तो तीनों स्थानों को गुरु यहाँ बैठकर प्रभावित करेगा। इस घर के गुरु के बारे में ये भी लिखा गया है कि किसी की मौत के बाद कफन दान करें, लेकिन वह व्यक्ति बहुत गरीब हो तब ही दान दें। कफन दान करने से गुरु अच्छा हो जाएगा। नहीं, जो गरीब खुद है वो कफन दान करे, क्योंकि जो जिसको देना है वो गरीब हो बहुत ज़्यादा। किसी की मौत के बाद कफन आपने दान करना है। अगर वो गरीब आदमी है, उसके पास कफन के भी पैसे नहीं हैं तो। ठीक है, समझ गया जी। इसमें एक और भी होता है कि आप जैसे कोई किसी की डेथ हो गई तो आप उसकी अर्थी के ऊपर एक क्रीम कलर की चादर चढ़ा दो। ठीक है। उससे भी गुरु शांत होता है, गुरु का लाभ मिलता है उससे भी। शुक्र के इस घर में बैठने से गुरु ऋण का ग्रह बन जाता है, इसलिए गुरु का ऋण उतारना जरूरी है, तभी शुक्र अच्छा फल करेगा। जिसका इस घर में शुक्र बैठा हो वह दुर्गा माता के सामने सुख शांति के लिए प्रार्थना करे, तभी शुक्र जो है अच्छे फल देगा। वैसे शुक्र के लिए विधवा औरत का भी अपने दान करवाते हैं, गरीब औरत को भी करवाते हैं। शनि इस घर में अपनी राशि में कायम होता है, इसलिए कोई काम शुरू करने से पहले पानी से भरा हुआ एक मटका रख के फिर काम शुरू करें। कारक ग्रह इस घर का गुरु है, इसलिए जब तक जितना परोपकार का काम करेगा उतनी तरक्की करता जाएगा। शनि के काम जैसे तेल, गैस है, मशीनरी है, पत्थर है, लकड़ी है, खान है, ये सब चीज़ों का काम ना करें, तथा ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर, टाइपराइटर, रेलगाड़ी, इनसे संबंधित काम करें तो ज़्यादा लाभ होगा। शनि से वो होगा तो सही, लेकिन इनसे ज़्यादा लाभ होगा। राहु की बात करें, इस घर में आकर गुरु के फल को खराब करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी ग्रह इस घर में आता है तो सबसे पहले अपने शत्रु को ही नुकसान करता है, इसलिए गुरु का ऋण तभी उतारें तो गुरु शुभ फल देगा।
दूसरे राहु के बुरे प्रभाव को हटाएं, अर्थात जौ और नारियल चलते पानी में डाल दें तो राहु का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। गुरु को कायम भी कर सकते हैं या सोने की जंजीर गले में डाल सकते हैं अथवा केसर का तिलक लगाओ माथे पे। केसर का तिलक नाभि पे भी लगा सकते हो, माथे पे भी, जुबान पे भी, उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दशम स्थान पिता का और यह स्थान पिता से दूसरा पड़ता है, इसलिए पिता के धन का नुकसान हो सकता है। तो दूसरा घर मुंह का संकेत करता है। राहु को नशे की चीज़ माना गया है। ये पॉइंट इसने क्लियर किया है कि इस घर के अंदर नशे को क्यों लिया गया है। मुंह क्यों माना गया है इसको? दूसरा घर हो गया ना पिता के घर से। हाँ, पिता के घर से दूसरा हुआ जी। तो पिता का मुंह माना जाएगा ये तो। हाँ, दूसरा घर तो मुंह का ही होगा ना। कौन सा दूसरा घर? कुंडली का दूसरा घर कह रहा है भाई, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा, मेरे को लगा दसम से दूसरा। नहीं 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 कुंडली का दूसरा घर। इसलिए जातक के पिता नशे की चीज़ खा पी भी सकता है। अगर आप उसकी बात करो तो वो पिता का हो गया। हाँ, वही गलत हाँ, है। और दसम से अपने दूसरा अपना देखना हो तो अपना सेकंड से देखा जाएगा। हाँ, जो मैंने बात की और ना, फादर नशेड़ी है ये उससे पता लगेगा। बिल्कुल जी। हाँ, पिता नशे से इस कारण अपने गले में चांदी की जंजीर धारण करे तो उसको लाभ हो। देन इस घर में राहु के होने से केतु पंचम में होगा, जो कि संतान के लिए परेशानी पैदा करता है। राहु 11वें में बैठकर 7वें स्थान में पत्नी को कष्ट भी पैदा करता है। इसलिए जातक लगातार 11 दिन 11 मूली गरीबों में, झुग्गी झोपड़ी में, धर्म स्थान पे बांट दे। मूलियों का एक और भी उपाय होता है, 11 मूली सिराने रख लो रात को और बुधवार को सुबह मंदिर में दे दो, उससे भी राहु शांत हो जाता कहीं भी बैठ राहु खराब बैठा हो जी। है। 11वें 11वें के लिए 11वें की बात हो रही है अभी 11वें से ही रिलेवेंट चीज़ें हो रही हैं सारी डिस्कस। बाकी जगह तो पानी में भी डलवाते हैं, कई जगह जो जैसे डलवाया, नारियल डलवाया, वो पानी का भी तो है। ये भाव के मुताबिक बदलते हैं जी, उससे ग्रह अगर नहीं, 11वें घर में ही है। अगर उसको मतलब आपने पानी में डाल दोगे तो चौथे घर में स्थापित हो जाएगा वो। मूली में रख के मंदिर में दान कर दोगे तो सेकंड घर में स्थापित हो जाएगा वो। अच्छा जी। आप राहु की संबंधित चीज़ जमीन में दबा दोगे तो वो पाताल में स्थापित हो जाएगा। छठे में। आप राहु की चीज़ संबंधित चीज़ शमशान में दबा दोगे तो वो अष्टम में स्थापित हो जाएगा, मृत्यु के स्थान पे, जो हम कांच के टुकड़े दबाते हैं। अलग अलग फंडा है इसके अंदर। ठीक है। लेकिन ओवरऑल राहु को हटाने के उपाय है ना। वो कहाँ क्या करना है, उससे क्या होगा, वो चीज़ दिमाग में होनी क्लियर जरूरी है। केतु को 11वें घर में गुरु और शनि से प्रभावित माना गया। केतु का शत्रु बुध और मंगल है। जब ये ग्रह 5वें में या तीसरे घर में होंगे तो केतु को खराब कर। कुत्ते को रोटी डालो इसके उपाय के लिए, और मूली यहाँ भी दान कर सकते हो। लूले लंगड़े को धर्मस्थान में भी दान कर सकते हो। कान में कुंडल भी धारण करोगे तो केतु ठीक हो जाएगा। कानों में कुंडल किसके थे? कर्ण के। तो कर्ण जो है सूर्य का पुत्र था और कुंती से पैदा हुआ था वो। हाँ जी। और बिना शादी के पैदा हुआ था। वरदान से हुआ हाँ, वरदान से हुआ था। दुर्वासा ऋषि ने या किसने वरदान दिया था, सेवा करी थी, तो उसके कानों में कुंडल और ये कवच वगैरह हमेशा वो रखता था। तो ये बात तो हुई आपके 11वें घर की जनरल चर्चा की। और आप देखें इसके रिसर्च के पॉइंट क्या कहते हैं। जब तक आप कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो, मैं इसको आगे देखता हूँ। नो क्वेश्चन? जल्दी। चलिए रिसर्च की बात करते हैं कि 11वां घर जो है ये हमारे लालच का, हम कितने ग्रीडी हैं, ठीक है। कितना हमारे अंदर मतलब पैसा कमाने की ललक है, नैतिक तरीके से या अनैतिक तरीके से। पहले बताइए बड़ा कितना गिर सकता है। यानी कि हम अपने अंतःकरण तक किस हद में लालची हो सकते हैं या दूसरों से लाभ उठाने के लिए किस हद तक दूसरों के नुकसान की परवाह किए बगैर आगे जा सकते हैं। इस भाव का संबंध इस घर से होता है। आगे मैंने किसी व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है, वो मेरा कॉन्फिडेंशियल है, कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है। अब जब बात करें इसके मकान की संबंध की, तो बाहरी हमारे मकान की जो साज सजावट है, जो सज्जे से कितना मकान चमकता है, खूबसूरत लगता है, तो वो पता लगता है इससे 11वें घर से। ये मकान अच्छे आदमी का है या गरीब आदमी का है। अब कई लोग ऐसे भी हैं बाहर से तो ऐसे इंटें सी लगी रहती हैं, पेंट भी नहीं कराते, पुराना जो मकान लगता है। अंदर आप घुसो तो बड़े फर्स्ट क्लास इंपोर्टेड टाइलें लगी होती हैं। ऐसा भी होता है। अभी डिपेंड करता है। हाँ, ऐसा डिपेंड करता है। कईयों का बाहर बहुत अच्छा होता है, पीछे अंदर घुसो तो अंदर ऐसे ईंटें फिटे लगा रखी हैं और वो टूटा सा कमरा बना रखा है। तो ये डिपेंड करता है बाहरी साज सज्जा कैसी है। एकादश भाव उसका पता चल जाएगा। हमारे जिस्म की ताकत के संबंध में बात करें तो आदमी किस हद तक सुस्त हो सकता है या अपने फर्ज निभाने में कितना लापरवाह है, इस बात से पता लगता है इस घर का। और इस घर में अगर शुभ ग्रह हो तो वो आदमी अपॉर्चुनिटीज को हाथ से नहीं जाने देता। अच्छे ग्रह हो, जैसी अपॉर्चुनिटी आई उसने क्लिक कर लिया, नॉकआउट कर लिया। कई आदमी होते हैं अच्छे अवसर छोड़ देते हैं, ये नहीं कि दूसरी देखेंगे इसमें तो ये माइनस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, और बाद में सारी उम्र पछताते रहते हैं। और अशुभ ग्रह है तो आदमी अवसरों को छोड़ देता है। अंतःकरण की अगर बात करते हैं तो यह घर हमारी उस चेतना का कारक है जिसके प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग हम केवल शुभ कामों के लिए करते हैं। अब नया पॉइंट एक और भी इसमें निकला है कि इस घर की हालात से हमारे मन की नेकी का पता लगता है, हम कितने नेक हैं, अपने प्रति कितने सिंसियर हैं। जो आदमी अपने प्रति ज़्यादा सिंसियर होता है वही आदमी कामयाब होता है, और वो है या नहीं
वो इस घर से पता लगेगा। आयु के हिस्से की बात करें तो यह घर हमारी आखिरी अवस्था है, नज़दीक आ गए अब तो, यानी 75 साल की आयु के बाद का जीवन जो है वो इस घर से पता लगेगा। किस्मत की ऊंचाई इसी घर से नापी जाएगी। भाग्य के संबंध में बात करें तो कितनी बुलंदी या ऊंचाई वो भी यहाँ से देखी जाएगी। अब ध्यान देने वाली इसमें अंदर बात यह है कि 7वां घर किस्मत का फैलाव था, यानी कितना व्यापार हम बढ़ा सकते, यानी और कौन से क्षेत्रों में जा सकते हैं, जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और वहाँ रहते हम कितनी बुलंदी तक जा सकते हैं, वो इस घर से पता लगा। फैला तो वहाँ से लिया 7वें घर से, ठीक है। बुलंदियाँ कितनी मिलेंगी, लाने के बाद ऊपर को कितना गया ये बंदा? दिशाओं के संबंध की बात करें तो यह हमारे घर की पश्चिमी दीवार का कारक है, वेस्टर्न दीवार और घर के अंदर रखे मकान के संबंध में यह सामान का कारक है जो दुनिया के भले के लिए काम आ सके। यह घर हमारी अपनी आमदनी का घर है। हम किस मात्रा में अपनी कोशिशों से धन कमाएंगे और वह धन किस सीमा तक होगा, इसका पता भी इसी घर से लगता है। वास्तव में यह घर हमारा दुनिया के अंदर आने का रास्ता है। तो ये धन से ले रहे हैं जी? हाँ, धन से मतलब हो गया दुनिया के अंदर आने का रास्ता, यानी हम दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं, आमदन के संबंध में अपने साथ किस मात्रा में कितना भाग्य लेके आएंगे। यही कारण है कि यह घर हमारे जन्म के समय हमारे माता पिता की हालत पर भी विशेष रोशनी डालता है। पेरेंट्स की हालत क्या थी आपके जन्म के समय। इस घर में शुभ ग्रह होने से माँ बाप की आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है कि उसके माँ बाप कितना पैसा उनके पास था अगर शुभ ग्रह हो तो। अब बात करते हैं जानवरों की। जानवरों के संबंध में इस घर को 2 मुँह का सांप माना है। इस घर का विशेष संबंध हमारी रोजी रोटी कमाने के क्षेत्र को देखते हैं दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कमाई किस तरह करेंगे, किन साधनों से करेंगे, ये भी इसी घर से पता लगता है। दरख्तों के संबंध की बात करें तो उन छायादार दरख्तों का कारक है जो साया तो देते हैं किंतु उन वृक्षों के कांटे नहीं होते, जैसे पीपल, बड़ या इसी तरह के अन्य वृक्ष, इनमें कांटे नहीं होते। मकान के संबंध में बात करें तो हमारे खरीदे हुए मकान का कारक है, यानी जो मकान ना हमें बुजुर्गों से मिला, ना हमने खुद बनाया, बल्कि बना बनाया खरीदा, उसका यह कारक। ये रेडीमेड हाउस। 8वें घर से तो नया मकान था। 8वां शनि का कारक 8वां है ना। हाँ जी। तो 8वें घर की में शनि पड़ा तो मकान नहीं बनाना चाहिए। तो नया मकान बनाना हो तो 8वां घर पहले देखना पड़ता है, और आपने बना बनाया लेना है तो 11वां घर देखना। जिस्म के हिस्सों में यह घर हमारे माथे से तथा गुदा के ऊपर का जो स्थान है उससे संबंध रखता है। इस घर का संबंध इस बात से भी होता है कि जीवन में किस चीज़ से जब हमारा पहली बार ताल्लुक़ होगा तो वो कैसे मिलेगा, किस तरह से रहेगा, ये भी इसी घर से पता लगता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने नौकरी की तो उसमें नौकरी में हमारा पहला ऑफिसर कैसा होगा, बॉस, ऑफिस में बॉस कैसा होगा उससे पता लगेगा। और हमारे संबंध उसके साथ कैसे रहेंगे ये भी यहीं से देखेंगे। हम पिछले जन्म से माँ बाप की आर्थिक हालात के लिए कैसा भाग्य लाएं और हमारे जन्म के वक्त उनकी स्थिति पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, ये भी इसी घर से पता लगता। जीवन में हम दूसरों से क्या पाएंगे वो भी इसी घर से पता लगेगा। इस घर का कारक ग्रह शनि है, किंतु कुछ हद तक बृहस्पति भी इस घर का कारक माना गया है। इस घर में राशि फल का कोई ग्रह नहीं है। शनि और बृहस्पति जो है वो ग्रह फल के होते हैं। तो ओवरऑल आपका जो 11वां घर इन शॉर्ट ये हो गया। अब इसके अंदर कोई आपकी क्वेरी है तो बताओ। कोई मेरे ख्याल को पॉइंट छोटा तो है नहीं। नहीं, मेरे को वो पॉइंट लगा जी, नए मकान का अष्टम कैसे हुआ? कारक ग्रह तो उसका मंगल है जी, 8वें अष्टम हाउस, अष्टम भाव का तो शनि मकान है लाल किताब। हाँ, ये तो है, बिल्कुल है जी। और शनि अष्टम में पड़ा है तो मकान आपको नहीं बनाना चाहिए, बस यही पॉइंट आपको बताना है। नहीं, ये भी ठीक है। हाँ। पर नए मकान का जो नया मकान जब भी बनाना शुरू होगे पहले शनि की स्थिति जरूर देखोगे। अगर शनि अष्टम में है तो नया मकान बनाना शुरू नहीं करोगे, नहीं तो आपके 3 मकान गिरते जाएंगे या बच्चे मरते जाएंगे। समझ गया। वैसे नए मकान का भाव कौन सा है जी? नया मकान तो चौथा ही है। हाँ, वो गलती से अब नए मकान का भाव अष्टम नहीं, नए मकान बनाने का कहता हूँ। नए मकान बनाओगे तो आपको अष्टम देखना पड़ेगा। अष्टम में तो नहीं है। शनि अष्टम में तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। और अष्टम वैसे भाव तो नहीं देखना वैसे, अगर शनिवार नहीं है। अष्टम देखोगे क्यों नहीं देखोगे? अष्टम देखोगे। अच्छा, क्यों? अष्टम तो देखना ही पड़ेगा। अष्टम में अगर तो अष्टम में शनि भी तो हो सकता है ना, मकर राशि भी तो हो सकती है, ये तो जरूरी थोड़ी है। चलो मान के चलो अष्टम में कोई तुला राशि है जी। तुला राशि तो उसका देखो कहीं शनि से आगे अटैचमेंट है या क्या है, या उसका कोई मैलेफिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा। कहने का मतलब है भाव और भावेश तो आपको देखनी है, वो तो छोड़ने नहीं है, चाहे कोई ग्रह है या नहीं है। अष्टम घर को तो देखना ही है। मृत्यु तुल्य कष्ट तो वही देगा ना। अच्छा, अष्टम घर तो आपको हर चीज़ में देखना है। आप चाहे शादी करो, चाहे ब्याह करो, चाहे यात्रा पे जाओ, चाहे मकान बनाओ, चाहे जो मर्जी करो, चाहे सफ़र पे जाओ, अष्टम घर तो आपको देखना ही पड़ेगा। पहले वो चौगड़ियाँ देखते थे लोग। हाँ जी। कि आपका कोई मतलब टाइम दिनमान देख के चलें, तो वो अष्टम घर तो आपका एक वो हो गया ना कि यहाँ से आप चले और अगले पल में आपका एक्सीडेंट हो गया, आयु का भाव हो गया ना वो। तो अष्टम घर तो देखोगे ना। वो बंदा वहाँ से 200 से चला
और आप वाली रैली पहुंच गया, वहाँ जाके उसने पेड़ पे चढ़ के फांसी लगा ली। तो वो अगर देख दाख के कहीं चलता तो हो सकता है ये काम ना भी होता। ठीक है। तो काम तो अष्टम करने ही कराया ना उसका, तीसरे करने और अष्टम करने कराया। अब अष्टम के ग्रह को शनि से रिलेट करके देखना है जी, जब भी नया मकान बिल्कुल, शनि और अष्टम को दोनों देखोगे आप, ठीक है जी। तभी जाके आपको पता लगेगा कि नया मकान बनाना है या नहीं बनाना। और जिसके अष्टम में शनि पड़ा हो तो उसको अगर मकान बनाने के लिए कह रहा है तो नुकसान है, वो तो खत्म है, वो गिर जाएगा, मकान की छत गिर जाएगी, कुछ गिर जाएगा। जिसके अष्टम में शनि बैठे हैं, हाँ, तो फिर उसको मकान के लिए उसको बनाना ही चाहिए। ताउम्र नहीं, ताउम्र नहीं, उसको लिखा था कहीं 48 साल के बनाओ, कहीं लिखा 54 साल के बनाओ, ऐसा वैसे उसके बाद बनाना पड़ता है। अच्छा, बनता तो है उसमें मकान, लेकिन उम्र के कुछ हिस्से के बाद बनता है। ठीक है। एक हिस्से के बाद वो प्रभाव कम हो जाता है। हाँ, वो प्रभाव कम हो जाता है। जहाँ अगर अष्टम ऐसे तो शनि वाला मकान बना ही नहीं सकता 72 साल तक, वो थोड़ी होता है, हाँ, वो नहीं होता। ये तो वो देखना पड़ता है कि वो कितना प्रभाव है, ग्रेविटी क्या है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस क्या है, कंजुगेशन क्या है, वो सारा प्लैनेट्स को तो देखना पड़ेगा, उसके बिना थोड़ी होगा। अगर गोचर में वैसे अष्टम में शनि और गोचर में अच्छा आ जाए तो शुरू कर सकता है वो बंदा। अष्टम में अच्छा कैसे माना जाएगा? नहीं, अष्टम वैसे तो अष्टम में बैठा है। हाँ, गोचर में अच्छा आ जाए तो बना सकते हैं। हाँ, वो जैसे यही 2 तो ढाई बता साल रहा अच्छा हूँ, आ यही गया। तो, हाँ, यही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। गोचर में आपने अगर वही अच्छा भी है, ध्यान रखना है अभी हाँ गोचर में। हाँ, गोचर तो पहले देखना पड़ेगा। हाँ, ट्रांजिट। जन्म का अष्टम में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए बैठ गया वो। हाँ, गोचर में देखो, अगर गोचर गोचर पहले देखना पड़ेगा। अगर गोचर में अष्टम चल रहा है तो बनाने से पहले सोचो, ठीक है, तो छत डालने से पहले सोचो, ये बात है। ठीक है। तो आज का आपका ये फिनिश है।